प्रोटीन की एक्टिविटी को डिफरेंट मेथड से रेगुलेट किया जाता है। प्रोटीन को स्मॉल मॉलिक्यूल्स के थ्रू रेगुलेशन देखें तो एंजाइम्स हमारे पास जो प्रेजेंट है उनमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं। कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी में चेंजेस आते हैं। तो एंजाइम्स की जब कैटालिटिक एक्टिविटी में चेंजेस आते हैं तो एंजाइम डायरेक्टली जाके स्मॉल मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर जाते हैं। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंडिंग होने के बाद हम ये कहते हैं कि हमारे पास प्रोटीन की रेगुलेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो प्रोटीन की रेगुलेशन हमारे पास कंट्रोल करती है एक तो मेटाबॉलिक पाथवे को, और सेकंड पे कंट्रोल करती है फीडबैक इनहिबिशन को। मेटाबॉलिक पाथवे को देखा जाए तो इसमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं। लाइक केमिकल रिएक्शंस की एक फुल सीरीज आकर होती है। तो इनका क्या काम होता है? ये केमिकल रिएक्शन सेल्स के अंदर जितने भी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं या तो उनको प्रोड्यूस करवाते हैं या फिर उनकी ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ये रेगुलेशन परफॉर्म करते हैं बेसिकली। दीज रिएक्शंस रेगुलेट, किस किस को रेगुलेट करते हैं? हमारे पास डिफरेंट सेलुलर प्रोसेसेस आ जाते हैं। न्यूट्रिएंट रेगुलेशन और एनर्जी के प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है लाइक प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। सो इन प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है हमारे पास मेटाबॉलिक पाथवे के जितने भी रिएक्शंस हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिक पाथवे कंट्रोल कराता है प्रोटीन की एक्टिविटी को और उसके अलावा उसके फंक्शंस को, लाइक प्रोटीन एक्टिविटी एंड प्रोटीन फंक्शन। तो इन दोनों को कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारे पास मेटाबॉलिक पाथवे। ओके, सो अब मेटाबॉलिक पाथवे का यूज कहाँ पे होता है? अगर इसके यूज की बात करें तो डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं, उनमें यूज होता है। फर्दर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमारे पास जितनी भी प्रोटीन है उनकी डिग्रेडेशन का जो प्रोसेस है वहां पे इसका यूज हो जाता है, डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन्स। सो दिस इज द यूज ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे इन द रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन एक्टिविटी। तो ये तो था हमारे पास मेटाबॉलिक पाथवे। हम डिस्कस कर लेते हैं फीडबैक इनहिबिशन को। अच्छा, फीडबैक इनहिबिशन का मैंने आपको क्या बताया था कि ये हमारे पास एलोस्टेरिक रेगुलेशन की टाइप है। दिस इज द टाइप ऑफ एलोस्टेरिक रेगुलेशन। सो फीडबैक इनहिबिशन का वर्क क्या है? बेसिकली ये एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देती है। तो फीडबैक इनहिबिशन हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करवा रही है। स्टॉप और इनहिबिट एंजाइम एक्टिविटी। सो एलोस्टेरिक रेगुलेशन में अगर हम वर्ड एलो की बात करें, एलो मीन्स अदर एंड स्टेरिक मीन्स साइट। सो जो भी इसकी रेगुलेटरी साइट होगी उसने जाके एंजाइम की कैटालिटिक साइट पे अटैच नहीं होना। ठीक है, कैटालिटिक साइट पे जाके अटैच नहीं होना बल्कि किसी और साइट पे जाके अटैच होना है। तो कैटालिटिक साइट पर जब रेगुलेटरी साइट की अटैचमेंट नहीं होगी तो कैटालिटिक साइट में कुछ चेंजेस आएंगे। जब कैटालिटिक साइट में चेंजेस आते हैं मींस कि उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी में भी चेंजेस आएंगे। कैटालिटिक एक्टिविटी में भी चेंजेस आएंगे। एलोस्टेरिक की हमारे पास एग्जांपल मैंने बताई थी आपको, व्हिच वाज एस्पार्टेट ट्रांसकार्बामाइलेज। ओके, तो एस्पार्टेट ट्रांसकार्बामाइलेज हमारे पास ये पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड को कंट्रोल करती है। कंट्रोल पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड। सो इसको रेगुलेट जो चीज कर रही होती है दैट इज सीटीपी। सीटीपी इज फॉर साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। देन वी विल सी द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कि जब हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग होती है तो इट विल रिजल्ट द रेगुलेशन ऑफ मेनी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की एग्जांपल हमारे पास लैक्टोज की थी। लैक्टोज हमारे पास ई ग्लाई में प्रेजेंट होता है। अब हमने कहा था कि हमारे पास ई एफ टी यू की बात हुई है, तो ई एफ टी यू इज फॉर द इलोंगेशन फैक्टर टी यू। सो इलोंगेशन फैक्टर टी यू ये हमारे पास बेसिकली प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। इसका जो हमारे पास ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है,
ट्रांसलेशन के प्रोसेस में जो इलोंगेशन का फेज़ है, इलोंगेशन के फेज़ में हमारे पास EFTU का क्या काम है कि ये अमाइनो एसिड tRNA को ट्रांसफ़र कर देता है राइबोसोम के ऊपर। तो EFTU का हमारे पास जो बेसिक वर्क है वो क्या है कि ये हमारे पास अमाइनो एसिड की एडिशन करवाता है पॉलीपेप्टाइड चेन पे, जो हमारे पास ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें जो करेक्ट अमाइनो एसिड की एडिशन है वो EFTU करवाता है कि कोई अमाइनो एसिड जो है उसमें किसी किस्म का नॉर्मल ना जाए, बिल्कुल करेक्ट अमाइनो एसिड्स की एडिशन करवा देता है। तो EFTU की एक्टिविटी हमारे पास रेगुलेट की जा रही होती है थ्रू द गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड। So EFTU activity is regulated by the guanosine nucleotide GTP. So GTP is converted into GTP then. So guanosine triphosphate is converted into guanosine diphosphate by the process known as hydrolysis. तो हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस जब अकर होता है तो हमारे पास जो EFTU है ये रिमूव हो जाता है राइबोसोम से इसका रिलीज हो जाता है। तो सो दिस इज ऑल अबाउट द EFTU elongation factor TU basically. So we have GTP bond form and GDP bond form. This performs active conformation, this performs the inactive conformation. So we have the best example is Ras oncogene proteins, which forms the bond with the GTP. So it causes the mutation and cell division occurs and it causes the cancer. रास ऑन्कोजीन प्रोटीन के साथ जब सिंगल GTP बाउंड होती है तब सेल की डिवीजन होती है और कैंसर कॉज होता है, लेकिन जब वो प्रोटीन इन दोनों के साथ बाइंड करेगी तब नॉर्मल रास प्रोटीन हमारे पास प्रोड्यूस होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास था कि इट वाज द की रोल ऑफ एंजाइम। तो की रोल ऑफ एंजाइम इज नॉट अ सेपरेट टॉपिक बट इट वाज द पार्ट ऑफ स्पेशली रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन फंक्शन। हमने देखा था कि प्रोटीन फंक्शन की रेगुलेशन किस तरह से हो रही होती है। तो प्रोटीन का सबसे हमने बात की थी क्रिटिकल फंक्शन ये है कि प्रोटीन एज अ एंजाइम एक्ट करती है। तो प्रोटीन की एंजाइम्स के साथ एक्टिविटी जो है वो सिमिलर होती है। तो एंजाइम का बेसिकली वर्क क्या होता है, ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस को, प्रोटीन्स के रिएक्शंस को इनको कैटेलाइज करता है। तो इसलिए हमने कहा कि प्रोटीन्स का सिमिलर फंक्शन होता है हमारे पास एंजाइम्स के साथ। तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि एंजाइम का की रोल क्या होता है कि इट गवर्न्स द सेल बिहेवियर। इट गवर्न्स द सेल बिहेवियर मींस इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग और एनी चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द सेल। एंजाइम का की रोल एज वी ऑल नो दैट कि मेटाबॉलिक पाथवे में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लाइक मेटाबॉलिक पाथवे में जो रिएक्शंस होते हैं उनको स्पीड अप करता है। उसकी जो अगर हमारे पास एंजाइम्स की एब्सेंस है तो हमारे पास क्या होता है कि मेटाबॉलिक पाथवे में जो स्पीड है, जो उसकी एफिशिएंसी है मेटाबॉलिक पाथवे की, वो बेसिकली लो हो जाती है विदाउट एंजाइम्स। के अलावा जो हमारे पास एंजाइम्स हैं जितने भी सबस्ट्रेट्स हैं स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स को बाइंड करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमें प्रोडक्ट्स देते हैं, रिएक्शंस को स्पीड अप करवाते हैं। तो एंजाइम्स हमारे पास एक किस्म की प्रोटीन हमारे पास जो फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो हमारे पास सिमिलर है एज विद एंजाइम्स। अच्छा बेटा, एक बात हुई थी हमारी टाटा बॉक्स की। आई वाज सेड दैट टाटा बॉक्स is playing important role in 101010 element in bacteria. You can replace this line with this, that Tata box play important role in gene expression in bacteria. So what is Tata box? Tata box is like a sequence of promoters, like it is the sequence of DNA which acts like a promoter region, and Tata box allows the RNA polymerase binding on DNA. That RNA polymerase comes and reads sequence of DNA and starts the transcription. So Tata box is the initiative thing to further process of transcription. So we said that RNA polymerase comes from after the Tata box. RNA polymerase is enzyme that converts the DNA into RNA. So this is your Tata box. Next is transcription factor. So you would ask about the three domains, DVD, TAD, and SST. So when we talk about the transcription factors, what are these? So they are the specific sequence that we can call it the sequence specific DNA binding factor. Transcription factors basically are the proteins that go and controls the transcription of any genetic information that convert DNA into RNA by binding to specific DNA sequences. So what does transcription factor do? Basically it regulates the transcription, or we can say that it can turn on and turn off the genes. So when we talk that there is three domains in the structure of transcription factor. DVD stands for the DNA binding domain, TAD transactivation domain, and the DVD and TAD are the two main domains of transcription factor, but the additional one is
SSD, which is signal sensing domain. So DVD bind with a specific DNA sequence present on upstream level that we call the promoter sequence of DNA. TAD, trans-activation domain, that is a region within a protein, the part of the protein which interact with other proteins, other transcription factors and regulate the transcription. So this is the main function of TAD. SSD, it is the rare one. Sometimes it is present, sometimes it is absent. Signal sensing domain, which is detecting the signals or any stimuli from the environment or wherever this is present or within the cell. So this will affect the transcription factor. So these are the three domains of transcription factors. Okay. एनहांसर्स और एक्टिवेटर प्रोटीन्स के जो रिलेशन है वो किस तरीके से देखते हैं कि हमारे पास सपोज करें ये हमारे पास डीएनए है, यहाँ पे हमारे पास एनहांसर रीजन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हमारे पास प्रोमोटर है, टाटा बॉक्स का सीक्वेंस, और यहाँ पे हमारे पास वो जीन है जिसने रेगुलेट होना है। ठीक है, तो एनहांसर पर जब हमारे पास यहाँ पे आकर एक्टिवेटर प्रोटीन्स अटैच होती हैं, दीज आर द एक्टिवेटर प्रोटीन्स। तो जब एक्टिवेटर प्रोटीन्स और एनहांसर की बाइंडिंग होती है तो ये हमारे पास रेगुलेट करती हैं जीन की एक्सप्रेशन को। बेसिकली एक्टिवेटर प्रोटीन्स की जब बाइंडिंग होती है एनहांसर पर तो ये क्या करते हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं जाके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के साथ। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के साथ इनकी इंटरेक्शन से क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज हो जाती है। क्या? ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह का रिलेशन होता है एक्टिवेटेड प्रोटीन और एनहांसर का। इन दोनों की बाइंडिंग से हमारे पास जीन की रेगुलेशन परफॉर्म होती है। हमारे पास जो जीन है वो उसका परफेक्ट टाइमिंग पे और परफेक्ट उसकी जो क्वांटिटी है उस पर जो है उसका एक्सप्रेशन ये देते हैं। बेसिकली एक्टिवेटेड प्रोटीन्स जब बाइंड होते हैं आकर एनहांसर पर तो जो भी उस जीन का एक्सप्रेशन होगा वो एक करेक्ट जीन एक्सप्रेशन हमें जो है वो मिलता है एज द रिजल्ट ऑफ बाय द बाइंडिंग ऑफ एक्टिवेटेड प्रोटीन्स एंड एनहांसर। लैकोपेरॉन बेसिकली हमारे पास बैक्टीरिया को अलाउ करता है कि वो रेगुलेट करे जाके जीन के एक्सप्रेशन को। लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, मतलब इन द रिस्पॉन्स ऑफ लैक्टोज ग्लूकोज जितने भी जो है एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन बेटा हमारे पास एक जेनेटिक सिस्टम है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। इसके जो कंपोजिशन है प्रमोटर ऑपरेटर जीन्स और रेगुलेटरी प्रोटीन्स आ जाती हैं। प्रमोटर हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज की अटैचमेंट करवाता है जिससे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होती है। ऑपरेटर हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करता है। ऑपरेटर हमारे पास रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ बाइंड कर सकता है, जैसे कि लैक रिप्रेसर है। लैक रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड होती है तो आरएनए पॉलीमरेज की जो है वो अटैचमेंट रुक जाती है और ट्रांसक्रिप्शन होने से जो है वो ब्लॉक हो जाती है, ट्रांसक्रिप्शन की ब्लॉकेज होती है। कैटाबोलाइट एक्टिवेटेड प्रोटीन हमारे पास ग्लूकोज का लेवल जब लो होता है तो सेल के अंदर साइक्लिक एएमपी का लेवल इंक्रीज कर जाता है। तो साइक्लिक एएमपी के साथ जो कैटाबोलाइट एक्टिवेटेड प्रोटीन बाइंड करती है तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है लैक प्रमोटर का। तो लैक प्रमोटर हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को अलाउ करता है, उसकी बाइंडिंग को इंक्रीज करता है और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रेगुलेट हो जाती है।